हमारी कहानी शुरू होती है एक मैसिव डार्क पावर के इकट्ठा होने से, जिसका मकसद था दुनिया को ख़त्म करना। हीरो एवन ने सभी से माफ़ी मांगी कि वो बहुत वीक था और सोचा कि क्रिस, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, उसे ही हीरो होना चाहिए था। एक लड़की ने एवन से ऐसा न कहने की गुजारिश की और सबको याद दिलाया कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, भले ही वो फ्रस्ट्रेटेड थी कि वो बस इतना ही कर पाए। उसने फिर कहा कि अगर क्रिस, जो एक जीनियस है, थोड़ा पहले स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना शुरू कर देता तो वो 9 स्टार लेवल को पार करके एक 10 स्टार हीरो बन सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद क्रिस और इवान मिलकर इस तबाही को रोक सकते थे। क्रिस को द ग्रेट एक्स्ट्रा कहा जाता था, उसके उस इनक्रेडिबल टैलेंट की वजह से जो उसे किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली मास्टर करने की पावर देता था, जिससे उसने अचीवमेंट्स की एक ग्रैंड लेगेसी छोड़ दी थी। इस ग्रेट एक्स्ट्रा की जर्नी शुरू हुई जब वो 20 साल का था। उस वक्त क्रिस अपने कर्स्ड क्लैन से भाग चुका था और बैक एलीज में काम करते हुए सक्सेस का सपना देखता था। वहीं उसने एक क्वेस्ट नोटिस की, डीमन किंग ऑफ कार्नेज के इन्वेजन की, जिसे द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन मिशन कहा गया था। उस मिशन में हीरो के साथ ट्रैवल करने के लिए पार्टी रिक्रूट की जा रही थी। क्रिस ने अप्लाई कर दिया, ये जानते हुए कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और उसने ग्रेटनेस हासिल करने की कसम खाई ताकि जब वॉर ख़त्म हो तो वो दिल खोल के वेल्थ और ऑनर का मजा ले सके। लेकिन बदकिस्मती से वो सब फेल हो गए। डोमिनियन ऑफ लाइट आखिरकार डीमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों गिर गया। जब उसने हीरो एवन को ये कहते सुना कि काश वो टाइम को रिवाइंड कर पाता और खुद हीरो चुना जाता, तो क्रिस ने सोचा कि अगर उसे सच में वापस जाने का मौका मिलता भी तो भी वो दोबारा वो सब नहीं करना चाहता। एक दर्द से भरी जिंदगी काफ़ी थी और अब तो ऐसा सपना देखने का भी कोई मतलब नहीं था। नॉट नाउ, जब दुनिया कोलैप्स के कगार पर थी। डार्क मैजिकल पावर ऑलमोस्ट कंप्लीट थी और सबको साफ दिख रहा था कि वो इरप्ट होने वाली है। क्रिस ने रियलाइज़ किया कि ये सच में एंड था। अपने आखिरी ख्यालों में उसने विश की कि अगर अगली ज़िंदगी जैसी कोई चीज़ होती है तो वो किसी वेल्थी फैमिली में पैदा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, पूरी ह्यूमन रेस की फेट को एक्सेप्ट करते हुए। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने पाया कि वो रिग्रेस हो चुका है। अब वो मैजिक एम्पायर के एक यंग मास्टर के बॉडी में था। क्रिस अब डार्क मैजिक क्लैन में था, जो कि उन 12 क्लैन्स में से एक था जो मैजिक एम्पायर को सपोर्ट करते थे। जो कुछ भी वो गाथर कर पाया, उससे उसे पता चला कि वो 15 साल पास्ट में लौट आया है। द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले उसने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो डीमन बीस्ट को गार्डन में काम करते हुए देखेगा। ऊपर से क्रिस को जल्द ही पता चला कि वो जिस बॉडी में रिग्रेस हुआ है वो थी क्रिश्चियन वैन बार खाजार की। उसे याद आया कि उसने एक दोस्त से पूछा था कि क्रिश्चियन कहीं ब्रांच फैमिली का कोई फींड तो नहीं है, और उसके दोस्त ने कंफर्म किया था। उसने एक्सप्लेन किया कि हाउस ऑफ काउंट खजार बैरन काउंटी या कहो डार्क मैजिक क्लैन की एक ब्रांच थी। क्रिस ने पूछा कि क्या ये कोई रिलेटिवली वीकर क्लैन थी, लेकिन उसकी दोस्त ने मना कर दिया। उसने बताया कि भले ही वो ब्रांच फैमिली थी, लेकिन डार्क मैजिक क्लैन में उनकी अच्छी स्टैंडिंग थी, और सबसे बड़ी बात, वो लोग बहुत वेल्थी थे। उसने कहा कि शायद ही कोई ऐसा फींड हो पूरे मैजिक एम्पायर में जिसने उनका नाम ना सुना हो। उसकी दोस्त ने यह भी ऐड किया कि उसने सुना है उनके 2 पोटेंशियल सक्सेसर्स थे, लेकिन एल्डर सन क्रिश्चियन को सब एक ट्रू बास्टर्ड मानते थे, एक कांस्टेंट ट्रबल मेकर। काउंट खजार ने आखिरकार उससे उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन ये सब अब पुरानी बातें मानी जाती थीं। क्रिस ने पूछा कि ये पुरानी बातें क्यों मानी जाती हैं, क्या क्रिश्चियन अब सुधर गया था? उसकी दोस्त ने जवाब दिया कि क्रिश्चियन की तो उसकी ही रिलेटिव्स ने मर्डर कर दी थी। क्रिस को वो याद आते ही ठंडा पसीना छूट गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में शीशे पर मुक्का मारा। उसे तो बस इतना चाहिए था कि वो किसी नॉर्मल रिच फैमिली में पैदा होता, लेकिन उल्टा वो इस जिंदगी में आ गया। वो चीख पड़ा, वाई हियर, वाई क्रिश्चियन, वाई द बास्टर्ड हु वाज डेस्टिन्ड टू डाई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, और वो अपने दिमाग को जबरदस्ती कोई सॉल्यूशन निकालने पर मजबूर करने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे इस बॉडी में, जिसका नाम उससे काफी सिमिलर था, जगे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, और क्रिश्चियन की मौत 2 साल में होने वाली है। काउंट खाजर जैसे घर में जो ऑनर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, अगर क्रिश्चियन को घर वालों ने ही एलिमिनेट कर दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि वो सच में एक पूरी तरह से गुड फॉर नथिंग इंसान रहा होगा। क्रिस ने सोचा कि अगर वो बस चुपचाप और ढंग से बिहेव करे तो शायद वो अपनी मौत को अवॉइड कर पाए। उसने सोचा कि अब जब वो एक रिच किड बन गया है तो उसे बस अपनी देखभाल करनी है और वेल्थ और ऑनर का मजा लेना है। लेकिन तभी उसने अपना माथा जोर से थप्पड़ मारा। उसे रियलाइजेशन हुआ कि ऐसी जिंदगी तो होने ही नहीं वाली। राग्नारॉक, वर्ल्ड का एंड, यही तो वो रीजन था जिसके लिए डेमन किंग ऑफ कार्नेज ने वॉर शुरू की थी, ताकि पूरी ह्यूमैनिटी को एक सैक्रिफाइस की तरह यूज करके उसे कंप्लीट किया जा सके। उसे याद आया कि जब तक उन्होंने ये सच डिस्कवर किया
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाहे डोमिनियन ऑफ लाइट हो या मैजिक एम्पायर, दोनों का अंत हो चुका था। मतलब अगर उसे इस बार बचना है तो उसे खुद उस अपोकलिप्स को रोकना होगा। उसे पता था कि डीमन किंग ऑफ कार्नेज ने वॉर इनिशिएट की थी, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम थे वो काउंटलेस फींड्स जो मैजिक एम्पायर में रहते थे और उसे लॉयल्टी दिखाते थे। इस सब को रोकने के लिए क्रिस को लगा कि उसे डीमन किंग ऑफ कार्नेज से भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, और उसे पता था कि ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसे बनना होगा डीमन एम्परर और पहुंचाना होगा मैजिक एम्पायर की सबसे ऊंची चोटी तक। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अभी भी 5 साल हैं। एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले उसने ठान लिया कि वो ये कोशिश करेगा। अगर वो सफल हो गया तो वो मैंशन और पूरा मैजिक एम्पायर उसी का होगा। उसी पल काउंट खजार ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया कि क्या उसने उसे साफ साफ नहीं कहा था कि वो अपने रूम में ही रहे। फिर काउंट खजार ने उससे पूछा कि क्या उसे जरा भी शर्म नहीं आती उस हादसे के बाद यहाँ अपना मुंह दिखाने में। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा कोई गड़बड़ की तो वो खुद उसकी गर्दन काट देगा। क्रिस चुप रहा। उसे साफ दिख रहा था कि काउंट खजार की ऑरा कितनी इंटिमिडेटिंग थी, लेकिन तभी काउंट खजार हैरान रह गया जब क्रिस ने कामली कहा कि वो अपने अब तक के सारे गलत कामों के लिए माफी मांगने आया है। क्रिस जानता था कि अगर उसे अपनी प्लान आगे बढ़ानी है तो पहले उसे क्रिश्चियन की उस गुड फॉर नथिंग इमेज से छुटकारा पाना होगा जो उसने खुद बनाई थी। काउंट खजार ने पूछा, तूने अभी क्या कहा? क्रिस ने दोहराया कि वो वाकई में अपने सारिकी पर शर्मिंदा है और वादा करता है कि अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मगर काउंट खजार ने पूछा कि क्या वो सच में सोचता है कि कुछ दिन पहले ही हुए डिस्ग्रेस के बाद वो उसकी बातों पर यकीन कर लेगा? क्या वो उसे मजाक बना रहा है? क्रिस नजरें फिर कर सोचने लगा कि रिग्रेशन से पहले क्रिश्चियन ने आखिर कौन सी आखिरी गड़बड़ की थी। उसने इतनी कहानियां सुनी थी कि अब कोई एक चुन पाना मुश्किल था। फिर भी उसने माना कि काउंट खजार का उस पर से भरोसा उठना उसकी अपनी गलती थी। उसने समझाया कि 3 दिन पहले वो अपनी कुछ यादें खो बैठा था और उन्हें वापस लाने की कोशिश में उसने अपने पास्ट एक्शंस पर सोचा और समझा कि उसकी जिंदगी कितनी मिसगाइडेड थी। एक बार फिर उसने पूरे दिल से माफी मांगी, लेकिन काउंट खजार इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं था। उसने उसे याद दिलाया कि उसने ऐसे बहाने पहले भी 1000 बार सुने हैं। क्रिस ने माना कि सिर्फ वर्ड से कुछ साबित नहीं होता और उसने काउंट खजार को यकीन दिलाया कि अब वो अपने एक्शन से खुद को प्रूव करेगा। उसने फिर काउंट खजार से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि उसे पनिशमेंट केव भेज दिया जाए और वादा किया कि वो वहां 1 महीने तक रहेगा, बस इस डिटर्मिनेशन के साथ कि वो उन्हें अपना बदला हुआ रूप दिखा सके। पनिशमेंट केव एक ऐसी प्रिजन जहां हाई स्टेटस फींड्स को रखा जाता था, एक अंधेरा स्थान जहां इंसान की 5 इंद्रियां काम करना बंद कर देती थीं। वहां कुछ ही दिन बिताना किसी की भी मेंटल स्टेट को तोड़ने के लिए काफी होता था, लेकिन क्रिस के लिए वो जगह परफेक्ट थी। उसे किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वो दूसरों की नजरों से दूर रह सके। काउंट खजार ने उससे पूछा, क्या तू वाकई 1 पूरे महीने के लिए खुद को पनिशमेंट केव में बंद करना चाहता है? फिर उसने ताना मारा कि उसे शक है कि क्रिस वहां आधा दिन भी टिक पाएगा, लेकिन क्रिस ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया कि उसे पता है वो जगह कितनी कठिन है। फिर भी उसे लगता है कि काउंट खजार का ट्रस्ट जीतने के लिए ये मिनिमम तो करना ही होगा। काउंट खजार कुछ पल चुपचाप उसे घूरता रहा और फिर पूछा, तुझे याद भी है कि हम ये सेम कॉन्वर्सेशन कितनी बार कर चुके हैं? उसने याद दिलाया कि हर बार उसने सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट दी है। क्रिस के पास कहने को कुछ नहीं बचा, फिर भी उसकी किस्मत अच्छी थी। काउंट खजार ने आखिरकार कहा कि वो इस बार उसका गेम खेलने को तैयार है, उसे एक आखिरी मौका मिलेगा, लेकिन उसने कड़ी चेतावनी दी, अगर 1 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला तो वो उसे क्लैन से बाहर निकाल देगा। क्रिस ने अपना हाथ कसकर भींचा, ये जानते हुए कि क्लैन से निकाला जाना मतलब सीधा मौत का बुलावा। क्लैन की प्रोटेक्शन हटते ही न जाने कितने लोग क्रिश्चियन की जान के पीछे पड़ेंगे। फिर भी उसने नजरें नीची करते हुए कहा कि वो समझता है। फिर उसने काउंट खजार से गुजारिश की कि अगर वो सच में खुद को बदला हुआ साबित कर दे तो क्या वो एक रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं। इस पर काउंट खजार गुस्से में आ गया, बोला, तेरी बातों में एरोगेंस झलक रही है, एज इफ तुझे यकीन है कि तू बिना किसी नुकसान के बाहर निकलेगा। लेकिन उसने फिर भी हामी भरी, शर्त रखी कि अगर क्रिस वाकई अपने आप को बदला हुआ साबित कर सका तो वो उसकी एक मांग जरूर पूरी करेगा। वो पलटा और जाते हुए ठंडी आवाज में बोला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं समझता हूं तू कभी बदल पाएगा। थोड़ी देर बाद क्रिस अपने कमरे में बैठा किसी चीज को टेबल पर घूर रहा था। तभी कॉक्स, हाउस का जार का बटलर और एक हाफ वैम्पायर कमरे में आया और बोला कि पनिशमेंट केव तैयार है। क्रिस ने टेबल पर वो चीज रख दी और कहा, ठीक है। वो कॉक्स के पीछे हॉलवे में चलने लगा। इधर उधर खड़े सर्वेंट्स धीरे धीरे बातें कर रहे थे। गुड फॉर नथिंग ने खुद पनिशमेंट केव में जाने की बात की है,
सब हैरान थे, सोच रहे थे कि इस बार क्या चाल चल रहा होगा। किसी ने पिछली घटना की बात की जहां उसने पॉइजन मैजिक क्लैन की यंग लेडी को इंसल्ट कर दिया था, जिसके लिए खुद काउंट खजर को जाकर माफी मांगनी पड़ी थी। सर्वेंट्स में कानाफूसी चल रही थी कि वो इंसिडेंट कितना ह्यूमिलिएटिंग था और ये लड़का आखिर कब मैच्योर होगा। कुछ सर्वेंट्स तो आपस में बेट लगाने लगे कि वो पनिशमेंट केव में कितने दिन टिकेगा। क्रिस ने सुना कि सबसे हाईएस्ट बेट 2 दिन की थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप चलता रहा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे छुप कर देख रहा था। आखिरकार वो पनिशमेंट केव के दरवाजे तक पहुंच गया। पनिशमेंट केव के एंट्रेंस पर 2 मैसिव फिश लाइक गार्ड्स तैनात थे। क्रिस ने उन्हें देखा और मन में सोचा कि डेथ नाइट्स को गार्ड के रूप में यूज करना मैजिक एम्पायर के लिए परफेक्टली फिटिंग है। वो बिना किसी चिंता के केव की ओर बढ़ा। उसे फर्क नहीं पड़ता था जब तक ये गार्ड्स किसी और को अंदर आने से रोक सकते थे। लेकिन तभी किसी ने पीछे से पुकारा, बिग ब्रदर। क्रिस ने कंफ्यूजन में पलट कर देखा और तभी उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखी। फिर उसे याद आया ये क्रिस्टियन का बायोलॉजिकल छोटा भाई था, बैरन काजर का मॉडल स्टूडेंट थर्न वैन बरन काजर। थर्न ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार खींच ली और सीधा क्रिस की ओर तान दी। क्रिस एक पल को शॉक्ड जरूर हुआ, लेकिन फिर भी काल्म रहा और थर्न की आंखों में सीधा देखता रहा। अंदर से उसे डर लग रहा था, मगर वो कुछ भी जाहिर नहीं होने दे सकता था। उसने शांत स्वर में पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू ये मुझे फेयरवेल विश करने आया है। थर्न बोला, मुझे पता है तू इस फैमिली के लिए एक डिस्ग्रेस है। मैं नहीं जानता कि अब तू कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाला है, लेकिन अगर तूने फिर से फैमिली की इज्जत को दाग लगाया तो मैं खुद तुझे मार डालूंगा। फिर वो एक ठंडी चेतावनी देता है, दिस इज योर फाइनल वार्निंग, समझा तू? क्रिस अब साफ समझ गया, क्रिश्चियन की मौत का जिम्मेदार शायद यही थर्न था। उसे याद आया कि एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान वो थर्न से एक बार मिला था। वो तब एक कर्स मैजिक स्पेशलिस्ट फील्ड बन चुका था। क्रिस ने हल्की सी सांस ली। उसे याद आया कि थर्न बचपन में काफी क्यूट था और बहुत मेहनती भी, लेकिन अब वो उसके सामने सिर्फ एक इमेच्योर बच्चा था। उसे क्या ही पता कि क्रिस किन हॉरर्स से गुजर चुका है। क्रिस ने बिना कुछ बोले थर्न की तलवार को एक साइड धकेल दिया और कहा, हटा इसे। थर्न उसकी काल्मनेस से चौंक गया। बोला, तूने क्या कहा अभी? क्रिस ने बस जवाब दिया, मैं तेरी वार्निंग समझ गया। फिर उसने कोल्डली कहा, अब रास्ता छोड़ और चला जा। थर्न दोबारा कुछ बोलने ही वाला था कि क्रिस बिना सुने मुड़ गया और पनिशमेंट केव के अंदर चला गया। थर्न वहीं खड़ा रह गया, स्टन्ड और स्पीचलेस। थर्न ने थोड़ी देर बाद बड़बड़ाते हुए चीख कर पूछा, उस एटीट्यूड का मतलब क्या था? पनिशमेंट केव के अंदर क्रिस आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में उसे न कुछ दिख रहा था, न सुनाई दे रहा था। बस उसकी उंगलियों पर हल्की सी सेंसेशन बाकी थी। उसने अंदाजा लगाया कि ये जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि बंदी कम से कम इतना महसूस कर सकें कि वो कुछ खा पी सकें, वरना तो भूख से मर जाते। ये जगह किसी भी नॉर्मल इंसान को कुछ ही समय में मेंटली ड्रेन कर सकती थी, लेकिन क्रिस के लिए ये इररिलेवेंट था। ट्रेजर हंटर के दिनों में वो इससे भी ज्यादा आइसोलेशन और दर्द देख चुका था, और यही आइसोलेशन, यही साइलेंस उसे अब भी चाहिए था। अब शुरू हो चुकी थी उसकी असली तैयारी, डीमन एम्परर बनने की तरफ पहला कदम। पनिशमेंट केव की डार्कनेस और आइसोलेशन क्रिस के लिए एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि 5 सेंसेस से कटकर अब वो खुद के अंदर और भी गहराई से झांक सकता था। क्रिस जानता था कि वो अपनी टूटी फूटी बॉडी को एकदम से सुधार नहीं सकता। इसके लिए टाइम भी चाहिए था और लक भी, मगर उसके पास कुछ ऐसा था जो आम लोगों के पास नहीं होता। वो डिवाइन डॉक्टर बनने के लिए जिन दर्दनाक ट्रायल से गुजरा था, उनका अनुभव, साथ ही सर्कस में रहते हुए जो बॉडी मॉडिफिकेशन टेक्निक सीखी थी, उन्हीं से उसने एक नई टेक्निक तैयार की थी, बोन कंप्रेशन आर्ट। और फिर थे वो कीमती मैजिक स्टोन्स जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थीं। उसने अपनी उंगलियों से एक मैजिक स्टोन उठाया और सोचा, इतनी महंगी चीजें मुझे पहले कहाँ मिलती। वो जानता था ये एलीट क्लैन की नाइसिटीज थी, चाहे उसकी रेपुटेशन गुड फॉर नथिंग वाली हो, फिर भी उन्होंने उसकी हर रिक्वेस्ट फुलफिल की थी। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में वो और एवन दोनों मैजिक स्टोन्स के लिए कितने तरसे थे। एक स्टोन के लिए भी जान पर बन आती थी। क्रिस ने निकाला व्हाइट मैजिक स्टोन, जिसका प्राइमरी काम था टॉक्सिन प्यूरिफिकेशन। ये प्रोसेस बोरिंग था, लेकिन बेहद जरूरी भी। उसे पूरे शरीर में जमा हर टॉक्सिन को केयरफुली व्हाइट मना से क्लेंस करना था। जरा सी भी गलती और पूरा शरीर एगनी में जल उठता, लेकिन क्रिस ने अपनी कंसंट्रेशन बरकरार रखी। हर टॉक्सिन को प्रिसाइज तरीके से बाहर निकाला। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर 100% प्यूरिफाइड हो चुका था, और सबसे जबरदस्त बात, उसे खरोंच तक नहीं आई। उसके लिए ये तो जैसे केक वॉक था। दूसरी ओर उसी समय काउंट काजार अपने ऑफिस में कॉक्स से पूछ रहा था, क्रिस का क्या हाल है अभी? कॉक्स ने जवाब दिया, सर
वो पनिशमेंट केव में ओबीडियंटली चला गया था, लेकिन मुझे डर है कहीं वो इतना टूट न जाए कि मदद के लिए पुकार भी न सके। काउंट काजर थोड़ी देर चुप रहा। क्या उसे क्रिस को पनिशमेंट केव में भेजना ही नहीं चाहिए था? उसे वो दिन याद आया जब क्रिस एक बेहद प्रॉमिसिंग बच्चा था, पर न जाने कब कैसे सब बिखर गया। शायद उसकी गिफ्टेड नेचर ने ही उसे एरोगेंट बना दिया था। काउंट सोचने लगा, अब या तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए या फिर मर जाए, पर मैं उसे इस तरह जलील जिंदगी जीते नहीं देख सकता। लेकिन तभी उसे क्रिस की कॉन्फिडेंट वाव याद आई। आई विल शो यू थ्रू माई एक्शंस। काउंट ने सर झटका और खुद से कहा, उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उसने हमें बहुत बार धोखा दिया है। फिर उसने कॉक्स से पूछा, जब वो केव में गया क्या कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? कॉक्स थोड़ा हड़बड़ा गया। काउंट की आंखों में सख्ती थी। सब कुछ बताओ बिना छुपाए, कॉक्स ने धीरे से कहा। सर, उसने कुछ मैजिक स्टोन साथ लिए थे, एक खास स्टोन भी, ड्रीम स्टोन। काउंट की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि ड्रीम स्टोन हेलुसिनेशंस इंड्यूस करने वाला आइटम था। कॉक्स ने काउंट काजार से कहा कि उन्हें ड्रीम स्टोन के साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्हें तुरंत पनिशमेंट केव खोलनी चाहिए और क्रिस को बाहर निकाल लेना चाहिए। लेकिन काउंट काजार ने अपनी मुट्ठी कस ली और ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, अगर ऐसा है तो उसे मरने दो। 1 महीने बाद काउंट काजर पनिशमेंट केव के सामने खड़ा था, ये सोचते हुए कि क्रिस अब तक पूरी तरह टूट चुका होगा। लेकिन तभी कहां से केव का दरवाजा अंदर से खुल गया। काउंट काजर की आंखें चौंधिया गईं क्योंकि सामने जो खड़ा था वो न टूटा हुआ था, न ही गंदा, न ही कमजोर, बल्कि पूरी तरह साफ सुथरा, कॉन्फिडेंट और मजाकिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ क्रिस। क्रिस ने चीफुल टोन में कहा, मैं आ गया हूं और आपका इंतजार कर रहा था। वो बाहर निकला, काउंट के सामने रुका और पूछा, सरप्राइज हुए क्या? आपने कहा था मैं बदला हुआ लौटूंगा, तो लीजिए मैं लौट आया। काउंट काजर की आंखों में नमी आ गई। क्रिस की नजरों में जो कॉन्फिडेंस था वो उसने बचपन के बाद कभी नहीं देखा था। उसने माना क्रिस ने पनिशमेंट को सही मायनों में सहा है। क्रिस हंस पड़ा, ये क्या, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप? पर काउंट ने तुरंत कहा, ज्यादा उड़ मत, इतनी सी बात पर घमंड मत कर, अब भी हम तुझ पर भरोसा नहीं करते। क्रिस ने लंबी सांस ली और बोला, तो फिर और मेहनत करनी होगी। मन ही मन उसने सोचा, ये बूढ़ा अब भी उतना ही जिद्दी है। काउंट को लगता था कि क्रिस ने बस किसी तरह केव सह लिया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे थी। क्रिस तो अंदर इतने इंटेंस ट्रेनिंग में व्यस्त था कि उसे बोर्डम का एक पल भी नहीं मिला। सबसे पहले उसने अपने शरीर को सोर्ड प्ले के लिए ऑप्टिमाइज किया। व्हाइट मैना स्टोन की मदद से हर एक सेल में लाइफ की एनर्जी फूट रही थी। ड्रीम स्टोन तो उसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। कॉक्स ने उसे नार्को स्टोन ले जाने से रोका था, लेकिन क्रिस अब थैंकफुल था कि उसने जिद पकड़ी थी। ड्रीम स्टोन की वजह से उसकी मेटामॉर्फोसिस की जर्नी कई गुना तेज हो गई थी। और तो और क्रिस ने 2 मैजिकल कोर्स बनाए थे, एक 1 स्टार लाइट स्पेल कोर और दूसरा उसका ओरिजिनल डार्कनेस कोर। क्रिस ने स्मार्टनेस दिखाई और डार्कनेस कोर की मदद से लाइट कोर को पूरी तरह कंसील कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये बात फींड्स को पता चल गई तो भूचाल आ जाएगा। लेकिन काश बात वहीं खत्म होती। अचानक एक मैजिक स्टोन उसके पास तैरता हुआ आया। जब उसने देखा कि वो ड्रीमिंग स्टोन है तो उसके चेहरे पर एक हंसी आई। उसने सोचा, इसे मुझे देने वाला सोच रहा होगा कि मैं इसे लेकर हेलुसिनेट करूं और टूट जाऊंगा, लेकिन अब मैं इसे स्टेपिंग स्टोन बनाऊंगा अपने नेस्ट दाव के लिए। क्रिस अब टूटने नहीं, उड़ने वाला था। उसने फिर काउंट काजार से कहा कि अब वो एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा किया था। काउंट काजार ने उसे बोलने की इजाजत दी। क्रिस ने रिक्वेस्ट की कि उसे ब्लैक स्वैम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज करने की परमिशन दी जाए, मगर काउंट काजार ने साफ मना कर दिया। कहा कि एक गुड फॉर नथिंग लड़के की उस जगह कोई जगह नहीं है। उसने याद दिलाया कि ब्लैक स्वैम्प नाइट्स डार्क मैजिक क्लैन को सपोर्ट करने वाले 3 नाइट ऑर्डर्स में से एक थे और सिर्फ सबसे एलीट नाइट्स को ही वहां अपनी स्किल्स दिखाने का हक था। क्रिस ने कामली जवाब दिया कि वो ऑर्डर को ज्वाइन नहीं करना चाहता, बस ट्रेनिंग ग्राउंड को बोरो करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की ब्रेवरी को देखकर उस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। काउंट काजार कुछ देर सोच में पड़ा और फिर मान गया, लेकिन सख्त वार्निंग दी कि क्रिस वहां कोई डिस्ग्रेसफुल बिहेवियर न दिखाए। क्रिस ने सिर हिलाकर कहा, आई अंडरस्टैंड। जैसे ही काउंट काजार जाने लगा, क्रिस ने उसे रोक लिया। कहा कि एक और रिक्वेस्ट है। अगले दिन ब्लैक स्वैम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड में सब नाइट्स जमा थे। तभी उन्होंने देखा कि क्रिस उनकी तरफ आ रहा है। सारे नाइट्स आपस में विस्पर करने लगे, क्या वो वही फूलिश यंग मास्टर नहीं है? वो यहाँ क्या करने आया है?
क्रिस ने सब कुछ सुन लिया और रियलाइज किया कि वो लोग तो एस सन की खुलेआम बुराई कर रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि शायद इसकी वजह ये थी कि इस मैजिक एम्पायर में स्टेटस से ज्यादा स्ट्रेंथ को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन क्रिस के वहां आने की एक और बड़ी वजह थी। अगर वो डेप्यूटी कमांडर मेलन से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले लेता तो काउंट कजार उसे लाइब्रेरी की दे देता, वही लाइब्रेरी जो उसके दूसरे रिक्वेस्ट का सब्जेक्ट थी, क्योंकि वहां हाउसकार के सारे डार्क मैजिक ग्रिमॉर्स रखे गए थे और अगर उसे डार्क मैजिक सीखनी थी तो उस लाइब्रेरी तक पहुंचना जरूरी था। एक दिन पहले ही उसने काउंट कजार से पूछा था कि अगर वो अब भी क्लैन का मेंबर है तो उस रिक्वेस्ट पर कंडीशन क्यों लगाई गई। काउंट काजार ने उसे कोल्डली याद दिलाया, तूने एक बार रेयर ग्रिमॉर को चीप प्राइस में ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी। क्रिस सुनकर चुप रह गया और सोचने लगा कि इस बॉडी ने अपनी पिछली जिंदगी में कैसी गिरी हुई लाइफ जी थी। उसे कंफर्म हो गया क्रिश्चियन सच में एक गुड फॉर नथिंग ही था। अब प्रेजेंट में क्रिस ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच चल रहा था। उसे पूरा पता था कि उसका टॉप प्रायोरिटी क्या है, डेप्यूटी कमांडर की रिकॉग्निशन हासिल करना। तभी शैडोज ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने ऊपर देखा, कुछ नाइट्स उसका रास्ता ब्लॉक किए खड़े थे। उनमें से एक था थर्न। थर्न ने घृणा से कहा, यह जगह किसी वर्म के कैजुअली चलने की नहीं है। क्रिस को थर्न को फिर से देखकर फ्रस्ट्रेशन तो हुआ, मगर उसने एक हल्की सी स्मर्क दी क्योंकि अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। उसने सोचा शायद ये एक अच्छा मौका हो सकता है। थर्न ने फिर उसे वार्निंग दी कि वापस चला जाए। करीब आकर बोला, मुझे यकीन है कि तुम अपनी वो जान नहीं खोना चाहोगे जो पनिशमेंट केव में बड़ी मुश्किल से बचाई थी। क्रिस ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम वाकई ये बात कह सकते हो जब खुद पिताजी ने मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में आने की इजाजत दी है। थर्न ये सुनकर एकदम हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, मैं काउंट के फैसले की इज्जत करती हूँ लेकिन वो इतने भरोसेमंद इंसान नहीं है। क्रिस ने पीछे मुड़कर देखा, वो डेप्यूटी कमांडर मेलन थी। उसे महसूस हुआ कि मेलन एक इंटेंस डार्क ओरा छोड़ रही थी, कम से कम 4 स्टार स्ट्रेंथ की। उसे अंदाजा हो गया कि ये लोग शुरू से ही उसे डराकर भगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि क्रिस अब ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं था। उसने रिस्पेक्टफुली मेलन को ग्रीट किया, जिससे वो थोड़ी हैरान हो गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि क्रिस उनकी डार्क एनर्जी को सह गया। फिर क्रिस बोला, अब जब डेप्यूटी कमांडर भी सामने आ गई हैं तो और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन साबित करनी ही होगी। मेलन ने पूछा, कैसे साबित करोगे? क्या किसी फील्ड से लड़कर और उसे हराकर? उन्होंने वार्निंग दी कि ये मजाक अब हद से बाहर जा रहा है, लेकिन क्रिस ने काल्म होकर जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया डार्क एनर्जी का यूज न करें। मेरी पुरानी डिबॉच्ड लाइफस्टाइल की वजह से मेरी डार्क एनर्जी कैपेसिटी अब बहुत कम है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो मैं अनआर्म्ड ड्यूअल प्रेफर करूंगा। मेलन जानती थी कि ड्यूअल में अगर कोई घायल हो गया तो वो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में सोचते हो कि बिना हथियार के तुम्हें कोई चांस मिलेगा? क्रिस ने जवाब दिया, ये तो देखना पड़ेगा, और अगर ओपोनेंट चुनना ही है तो मैं थर्न को चुनता हूँ। उसने उंगली से इशारा करते हुए मेलन की तरफ देखा और बोला, थर्न बिल्कुल सही रहेगा। थर्न गुस्से से भड़क उठा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? मेलन ने फिर भी समझाने की कोशिश की, किसी और ओपोनेंट को चुनना बेहतर रहेगा। तुम्हें पता है कि थर्न एक 2 स्टार फील्ड है, ये लेवल कोई आम 13 साल का नहीं छू सकता। इसके लिए रेयर टैलेंट चाहिए होता है। लेकिन क्रिस जानता था कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। उसने हल्का सिर हिलाया और बाकी सबकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वैसे भी अगर साबित करना ही है तो क्यों ना स्ट्रॉन्गेस्ट से शुरू किया जाए। फिर थर्न की तरफ टीजिंग अंदाज में देखा और बोला, क्यों थर्न, क्या अपने बड़े भाई से डर लग रहा है? थर्न और ज्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से में भरकर ड्यूल एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ही पलों बाद चारों तरफ से नाइट्स ने उन्हें घेर लिया और चिल्लाए, अब मौका है क्रिस को खत्म करने का। उन्होंने धमकी दी, अगर क्रिस सही सलामत वापस चला गया तो तुम सबको आज स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। क्रिस ने उनकी नफरत भरी बातों को इग्नोर किया और मेलन से पूछा, बता जीत का फैसला कैसे होगा? क्या फाइट तब तक चलेगी जब तक कोई सरेंडर न कर दे? मेलन ने उसे घूरा, जैसे क्रिस ने अपनी औकात भूल कर सवाल पूछ लिया हो। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ही मजा आए अगर कोई इसकी 1-2 टांगे तोड़ दे। फिर उसने जवाब दिया, सरेंडर? वो तो बहुत बोरिंग है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक एक पूरी तरह से लड़ने लायक न बचे। क्रिस ने हैरानी से हंसते हुए थर्न से पूछा, सुन लिया रूल्स, अब क्या करोगे? सब तो आज तुम्हें मेरे हाथों पिटता देखने आए हैं। थर्न गुस्से में लाल होकर चिल्लाया, बकवास बंद कर, मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही क्रिस ने उसके चेहरे पर इतनी स्पीड से पंच मारा कि थर्न पूरी तरह शॉक्ड रह गया। क्रिस ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ? शॉक लग गया? फाइट तो शुरू हो चुकी है।
थर्न ने गुस्से में आकर पलट के पंच मारा, लेकिन क्रिस ने उसे आसानी से डॉज कर लिया। सच कहें तो ये फाइट चीटिंग जैसी थी। क्रिस अभी तक 1 स्टार भी नहीं पहुंचा था और सामने वाला डार्क एनर्जी यूज कर सकता था। लेकिन जब बात एक बेयर हैंडेड ड्यूल की आई तो परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। क्रिस, जो अपनी पिछली जिंदगी में अनगिनत युद्ध भूमियों पर लड़ चुका था, अच्छी तरह जानता था कि केवल डोमिनियन ऑफ लाइट से प्राप्त शक्ति और पनिशमेंट केव में अर्जित की गई क्षमताओं को जोड़कर ही वह पहले ही 3 स्टार स्तर तक पहुंच चुका है। घटना के साक्षी बने नाइट्स उस टकराव को देखकर स्तब्ध रह गए। वे आपस में घबराहट में बड़बड़ाते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ। थर्न ने अपने पेट को पकड़ते हुए दर्द से कराहते हुए खून थूका। क्रिस ने उसे देखकर एक तंज कसते हुए पूछा, क्या तुम रो रहे हो? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे उस घाव पर फूंक मार दूं? उसकी बात थर्न को और अधिक क्रोधित कर गई। उसने गुस्से में पूछा, आखिर तुमने क्या ट्रिक इस्तेमाल की? क्रिस के लिए थर्न की यह हालत देखना संतोषजनक था, लेकिन उसने संयम बनाए रखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, कोई ट्रिक नहीं थी, शायद तुम ही कुछ ज्यादा वीक हो। उस एक टिप्पणी ने थर्न को पूरी तरह उकसा दिया। उसने अपनी डार्क एनर्जी को सक्रिय किया। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। क्रिस ने उसकी उस प्रतिक्रिया को पूरी तरह अनदेखा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने क्या कहा? स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। शायद तुम बहुत धीरे बोल रहे थे। तभी थर्न ने अपनी भुजा आगे बढ़ाई और अत्यधिक गति से उस पर प्रहार करने के उद्देश्य से झपटा। मैं तुम्हें मार दूंगा। क्रिस ने उसका वार मुश्किल से चकमा देते हुए कहा, तुम्हारी स्पीड उम्मीद से कमजोर है। इसके बाद थर्न ने लगातार कई प्रहार किए, लेकिन क्रिस ने अत्यंत सहजता से सभी वारों को चकमा दे दिया। फिर एक सही मौके पर क्रिस ने थर्न का एक हाथ रोक लिया और उसकी डार्क एनर्जी को निष्क्रिय कर दिया। थर्न स्तब्ध रह गया। वह प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। क्रिस ने इसका लाभ उठाते हुए सीधा उसकी ठुड्डी पर एक सटीक और प्रभावशाली प्रहार किया और थर्न वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। क्रिस शांत खड़ा रहा। उसके लिए यह मात्र एक और युद्ध था, जहां उसने सिद्ध किया कि वास्तविक लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट से जीती जाती है। और इधर थर्न जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि नाइट्स हैरान और अविश्वास में खुले मुंह खड़े रह गए। क्रिस धीरे धीरे थर्न की ओर बढ़ा और पीछे नाइट्स आपस में फुसफुसा रहे थे, सोचते हुए कि शायद थर्न ने लापरवाही की हो या फिर उसने जानबूझकर अपनी डार्क एनर्जी वापस खींच ली हो ताकि क्रिस को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। उनके लिए, यहाँ तक कि मेलन के लिए भी ये सब समझ से बाहर था, जब तक कि थर्न ने जानबूझकर खुद को सीमित न किया हो। क्रिस फिर मेलन की ओर मुड़ा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये काफी था ये साबित करने के लिए कि मैं योग्य हूँ? मेलन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ। क्रिस ने उसके स्वीकार को धन्यवाद कहा। भीतर से वह गर्वित था और उत्साहित भी कि उसकी योजना सफल रही, लेकिन बाहर से उसने खुद को पूरी तरह संयमित और शांत बनाए रखा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अब से वह सब कुछ निकल जाएगा, सोर्ड्समैनशिप और मैजिक दोनों। कुछ दिन बाद अपने कमरे में उसने अपनी डार्क मैजिक पावर को मुक्त किया और देखा कि वह अंततः डार्क मैजिक में 1 स्टार स्तर तक पहुंच चुका है। उसने सोचा, इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। अभी भी मैं पूरी तरह इस डार्क एनर्जी को नियंत्रित करने का आदी नहीं हूँ और क्रिस्टन द्वारा छोड़ी गई अशुद्धियां भी काफी बची हुई हैं। उसने घंटी बजाई और सोचने लगा कि यदि उसे लाइट की शक्ति को भी साथ में साधना है तो उसे अपने स्तर को और ऊंचा उठाना होगा। तभी एक गोस्ट मेड प्रकट हुई, मरी, क्रिस्टियन की नियुक्त की गई मेड। क्रिस को विश्वास नहीं हुआ कि वे लोग एक हाई लेवल इवल स्पिरिट, एक बैंशी को मेड के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसे समझ आ गया कि शायद क्रिस्टियन की बार बार की शरारतों की वजह से वे किसी और को नहीं रख सकते थे। उसने मन में ठान लिया, इसे तो मैं जरूर बदलवाऊंगा। क्रिस ने उसे जूस लाने का आदेश दिया ताकि वह पीकर अपनी ट्रेनिंग पर जा सके। मरी ने पूछा, क्या मैं जूस को ह्यूमन ब्लड से तैयार करूं? क्रिस ने तुरंत आदेश दिया, नहीं, स्ट्रॉबेरी से बनाओ। मरी उसके पास आई और गंभीरता से बोली, लेकिन ब्लड जूस का टेस्ट सुपर अच्छा होता है। क्रिस डर गया, लेकिन उसने जोर देते हुए फिर कहा, स्ट्रॉबेरी। मरी फिर से ब्लड जूस की सिफारिश करने लगी, जिससे क्रिस की सहन शक्ति का बांध टूट गया और उसने गुस्से में चिल्लाया, स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आओ। कुछ देर बाद जब वह अपना स्ट्रॉबेरी जूस पी ही रहा था, कॉक्स वहां पहुंचा और पूछा, क्या तुम इतनी सुबह ही ट्रेनिंग पर जा रहे हो? कॉक्स ने अपनी चिंता व्यक्त की कि शायद क्रिस खुद को बहुत ज्यादा दबाव में डाल रहा है, लेकिन फिर खुद को सुधारते हुए बोला, नहीं, असल में मैं खुश हूँ। तुम्हारी लगन पर गर्व है। जब सबने उंगली उठाई तब भी मैंने तुम पर विश्वास रखा। क्रिस ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में तीव्र असंतोष था। उसने डार्क एनर्जी की एक लहर छोड़ी और गुस्से में पूछा,
तू होता कौन है ये तय करने वाला कि मुझ पर विश्वास करना है या नहीं। मैंने तुझसे कभी विश्वास मांगा ही नहीं। कॉक्स हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत गहराई से झुककर माफी मांगी और कहा, मुझसे मर्यादा का उल्लंघन हो गया, क्षमा चाहता हूँ। टॉरेन ने क्रिस को गुड लक कहकर जल्दी से वहां से निकल लिया, लेकिन क्रिस को अब भी कॉक्स को लेकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। कुछ ही देर में क्रिस ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा और देखा कि अब नाइट्स की नजरों में पहले जैसी सख्ती नहीं रही। उसने अपना बैग नीचे रखा और सोचा, शायद अब जब ये थोड़ा ढीले पड़े हैं तो इनका विश्वास धीरे धीरे जीता जा सकता है। उसने तलवार घुमाते हुए ट्रेनिंग शुरू कर दी। तभी एक नाइट कुछ देर उसे देखता रहा, फिर पास के टेंट में चला गया। ये टेंट मेलन का रेस्टिंग ऑफिस था, जो कि डेप्यूटी कमांडर का पद संभाल रही थी। नाइट ने मेलन को रिपोर्ट दी, क्रिस फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आ गया है। मेलन के मन में सवाल उठा, ये लड़का आखिर कर क्या रहा है और वो ड्यूअल असल में था क्या। उसे याद आया कि ड्यूअल के दौरान थर्न की मूवमेंट्स वाकई काफी प्रभावशाली थीं। फिर भी उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि क्रिस ने एकदम सही समय पर थर्न की डार्क एनर्जी को कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया। वो सोचने लगी, क्या क्रिस को बैटल फ्लो पढ़ना आता है। अगर ये सच था तो शायद क्रिस के अंदर लॉर्ड डी बैरन, मुख्य परिवार के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी, को भी पीछे छोड़ने की प्रतिभा थी। लेकिन तभी मेलन ने खुद को रोका। क्रिस तो बस एक बास्टर्ड है जिसने पहले ही अपनी ज्यादातर डार्क एनर्जी अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी में बर्बाद कर दी है। उसके लिए अब उस गैप को पाटना नामुमकिन है। तभी बाहर से अचानक एक तेज आवाज आई। मेलन तुरंत टेंट से बाहर निकली और पूछा, क्या हो रहा है। एक नाइट ने जवाब दिया, क्रिस की किसी स्क्वायर से बहस हो गई थी और अब सब शॉक्ड हैं क्योंकि कैनन, एक 1 स्टार फील्ड, जमीन पर गिरा पड़ा है। ये सुनकर पूरे कैंप में अफवाहें और शक फैल गए। क्या क्रिस खुद भी 1 स्टार तक पहुंच चुका है। मेलन भी चौंक गई। क्रिस वहां आत्मविश्वास से खड़ा था और बोला, मैं तो बस ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की लेजेंडरी पावर देखना चाहता था, लेकिन अब तक तो तुम लोग अपनी रेपुटेशन पर खरे नहीं उतरे। कोई और नहीं आएगा या फिर तुम सब सिर्फ नाम के ही नाइट्स हो। उसके शब्दों ने नाइट्स को भड़का दिया। तभी एक विशाल शरीर वाला नाइट आगे बढ़ा और खुद को टॉरेन के रूप में पेश किया। क्रिस हल्की मुस्कान के साथ समझ गया, जाल में फंस चुके हैं। उसने कहा, आओ टॉरेन, मुझ पर वार करो। टॉरेन ने अपनी वुडन सोर्ड उठाई और हमला करने को तैयार हो गया। क्रिस जानता था ये लोग कभी भी किसी गुड फॉर नथिंग बास्टर्ड को खुद से सीखने नहीं देते। क्रिस को ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की सीक्रेट टेक्निक्स जाननी थीं और उन्हें जानने का एक ही रास्ता था, चोरी। टॉरेन के वार को ब्लॉक करते हुए क्रिस ने उसके ग्रिप का एंगल, फुटवर्क की फ्लूइडिटी, हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व किया। उसने अपनी वुडन सोर्ड को कसकर पकड़ा और तुरंत समझ गया, ये तो वही है मड सोर्ड्समैनशिप जिसकी अब तक सिर्फ अफवाहें सुनी थीं। क्रिस ने अंदाजा लगाया, अगर टेक्निक को ठीक से परफॉर्म किया जाए तो शायद ये काम कर जाए। उसने टोरेन की ग्रिप और फुटवर्क की नकल की और अपनी वुडन सोर्ड सीधा टोरेन के चेहरे की तरफ चला दी। ये देख मेलन और भी ज्यादा शॉक्ड रह गई। क्रिस ने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद को मेंटली सराहा, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। कुछ ही मिनटों में टोरेन जमीन पर गिर पड़ा और क्रिस उसके ऊपर बैठा था। आसपास खड़े नाइट्स पैनिक में आ गए। क्या ये लड़का वाकई इतना स्ट्रांग है? क्या इसकी डार्कनेस कोर वाकई में तबाह हो चुकी थी? यह एक स्टार तक कैसे पहुंच गया? इसी कैस के बीच मेलन ने एकदम स्तब्ध खड़ी रह गई। अब उसे लगने लगा कि शायद वो शुरू से ही गलत नहीं थी। क्रिस ने चारों तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, बहुत ही घटिया डिस्प्ले था। शायद मैंने तुम लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। अगर तुम्हारे स्किल्स इतने घटिया हैं तो तुम्हारी डेप्यूटी कमांडर को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नाइट सख्ते में आ गए। क्या ये पागल है? मेलन को प्रोवोक कर रहा है। मेलन ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, अचानक मिली जीत से तुम एक्साइटेड हो, लेकिन क्या तुम थोड़े ज्यादा नहीं उड़ रहे? क्रिस उठ खड़ा हुआ और उससे सीधी चुनौती दी, तो फिर तुम ही दिखाओ ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की असली ताकत। मेलन ने बगल में रखी नाइट सोर्ड खींच ली। नाइट हैरान रह गया। मेलन ने क्रिस के पास जमीन पर इतनी ताकत से वार किया कि मिट्टी फट गई। वो चीखते हुए बोली, कुत्ते के बच्चे, तुझे 1 सेकंड में निपटा सकती हूँ। क्रिस ने शांत लहजे में पूछा, क्या तुम सच में अपनी पूरी ताकत से मुझ जैसे से लड़ना चाहती हो? क्यों ना हम दोनों अपनी डार्क एनर्जी को सिर्फ एक स्टार तक सीमित रखें और डार्क मैजिक पूरी तरह से बैन हो, वुडन सोर्ड से ही लड़ें। मेलन ने बिना एक शब्द बोले वुडन सोर्ड उठाई और उसे उसकी ओर तानते हुए कहा, आधा 1 स्टार भी काफी है तेरी दोनों टांगे तोड़ने के लिए। क्रिस ने कामली जवाब दिया, ठीक है, मैं अपनी टांगे दांव पर लगाता हूँ। और तुम? मेलन ने कहा, कुछ भी दांव पर लगा ले, आज तू यहाँ से चलकर नहीं जाएगा। और फिर वो पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ी। क्रिस ने किसी तरह उसका वार ब्लॉक किया, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसके सामने खड़ा रहना ही मुश्किल हो रहा था। मेलन ने उस पर लगातार हमले किए, लेकिन क्रिस ने सब कुछ झेलते हुए एक एक वार को ब्लॉक किया। पास खड़े नाइट्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे।
एक गुड फॉर नथिंग बास्टर डेप्यूटी कमांडर के सामने टिक कैसे सकता है? कुछ ने सोचा शायद मेलन का मेन वेपन ग्रेट सोर्ड है और वो वुडन सोर्ड से लड़ रही है, इसीलिए। लेकिन मेलन को खुद पता था मुद्दा हथियार का नहीं था। उसके वर्क क्रिस को छू भी नहीं पा रहे थे। वो खुद को याद दिला रही थी, क्रिस तो एक कमजोर लड़का है, शुरू से ही मुझे उस पर हावी होना चाहिए था। फिर उसे थर्न के साथ हुई लड़ाई याद आई और वो सब कुछ जो उसके पहले हुआ था। क्रिस ने उसकी कंफ्यूजन को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही डेप्यूटी कमांडर। मेलन और भी ज्यादा भड़क गई। चुप, उसने गुस्से में दांत पीसे और अपनी पकड़ और कस ली। फिर उसने अपनी सोर्ड में डार्क एनर्जी भरनी शुरू की और एक जबरदस्त वार उसकी तरफ फेंका। जमीन फट गई। क्रिस तुरंत साइड में कूदा और वार को चकमा दे दिया और फिर तेजी से भागते हुए वो मेलन की तरफ लपका और सीधा उसके चेहरे पर हेडबट मार दी। मेलन चौंक गई। उसने झट से अपनी नाक पकड़ी और देखा खून बह रहा था। क्रिस ने मन ही मन कहा, एग्जैक्टली एज प्लान्ड। उसे पता था मेलन एक स्पेल सोर्ड है, यानी वो डार्क मैजिक और सोर्ड्समैनशिप दोनों का मिक्स है। अगर उसका मैजिक सील हो जाए तो वो प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ से उतनी तेज रिकवरी नहीं कर पाएगी। क्रिस ने सोचा अगर वो प्योर सोर्ड टाइप फील्ड होती तो शायद ये ट्रिक नहीं चलती। मेलन जोर से हंसी, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे हेडबट मारेगा। मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब ध्यान से लड़ूंगी। क्रिस ने उसके गले की तरफ इशारा किया और कहा, लेकिन क्या ये लड़ाई पहले ही खत्म नहीं हो गई? मेलन ने नीचे देखा, एक हल्की सी खरोंच। क्रिस बोला, हेडबट के दौरान मैंने अपने नाखून से तुम्हें स्क्रैच किया था। अगर उस नाखून पर झर होता तो क्या होता? मेलन थोड़ी देर चुप रही, फिर हार मानते हुए बोली, मांगो जो चाहिए वो बताओ। लेकिन साथ ही उसने कहा, एक चीज चाहिए, फिर से तुमसे लड़ने का मौका। क्रिस ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी दूसरी रिक्वेस्ट भी माननी होगी। मेलन ने सिर हिलाया। क्रिस उसके पास आया और धीरे से कान में फुसफुसाया, क्या तुम मेरे सामने घुटनों पर झुकोगी? मेलन चौंक गई। उसने भी धीरे से जवाब दिया, ये इम्पॉसिबल है। मेरी लॉयल्टी मेन फैमिली से है, हाउस बैरन से। क्रिस ने फिर फुसफुसा कर कहा, मुझे पता है तुम मेन फैमिली से सिर्फ एक मिशन पर आई हो, लेकिन सोचो अगर मैं ही हाउस बैरन का यंग लॉर्ड बन जाऊं तो। मेलन स्टन्ड रह गई। यंग लॉर्ड? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सक्सेशन के लिए जिन 5 यंग लॉर्ड्स को चुना गया है वो सब मेन फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। मेलन ने उसे साफ साफ कहा, 5 यंग लॉर्ड्स जिनकी सक्सेशन राइट्स रिकॉग्नाइज की गई हैं वो सब मेन फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। क्रिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है जो कहता हो कि ब्रांच फैमिली का कोई मेंबर यंग लॉर्ड नहीं बन सकता। फिर उसने मेलन से पूछा, हमारी रिमैच 1 महीने बाद हो सकती है, मुझे भी थोड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। उसने आगे कहा, इस बार हम दोनों पर कोई लिमिट्स नहीं होगी। मेलन बोली, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई चांस नहीं होगा। क्रिस ने सिर्फ इतना कहा, किससे पता, इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता। मेलन कुछ जवाब नहीं दे सकी। क्रिस ने उसे एक ग्रेसफुल बो दिया और कहा, फिर मिलते हैं 1 महीने बाद। मन ही मन उसने कसम खाई, उस दिन मैं मेलन को ये दिखा दूंगा कि उसकी लॉयल्टी असल में कहाँ होनी चाहिए। बाद में क्रिस ने काउंट कजार को मेलन का रिकमेंडेशन लेटर दिखाया और रिपोर्ट दी कि फील्ड की फंडामेंटल्स थोड़ी कमजोर हैं, इसलिए ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। काउंट कजार चुपचाप लेटर को देखता रहा। उसे मेलन की रिपोर्ट याद आ गई। क्रिस एक जीनियस था। कम स्टार रैंक के बावजूद उसने सॉलिड फाउंडेशन वाले लोगों को हरा दिया था और मेलन भी हार गई थी। काउंट कजार ने मेलन से पूछा, क्या तुम वाकई हार गई? मेलन ने स्वीकार किया, हाँ, लेकिन वो एक रेयर फाइट थी, मुझे मजा आया। काउंट कजार ने क्रिस को देखा, शायद इस बार वो सच में बदल गया है। क्रिस को उसकी नजरों से कंफ्यूजन हुआ, कुछ है मेरे चेहरे पर? काउंट कजार ने बस कहा, कुछ नहीं। फिर उसने क्रिस को लाइब्रेरी की की दी, जैसा वादा किया था। क्रिस बाहर निकला, उसने की ऊपर उठाई और खुद को बधाई दी। लाइब्रेरी एक्सेस मिल गया और साथ में मेलन का माइंड भी हिला दिया। उसे पता था मेलन मेन फैमिली की फींड थी। एज ऑफ डिस्ट्रक्शन में वो एक 6 स्टार हाई फील्ड रह चुकी थी। अगर उसे पूरे डार्क मैजिक क्लैन पर कंट्रोल चाहिए तो मेलन को अपनी साइड में लाना ही पड़ेगा। क्रिस जानता था कि उसने मेलन को पूरी तरह नहीं जीता, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था 1 महीने काफी होंगे। उसका एरोगेंट सेल्फ मन ही मन सोच रहा था, मैं एक जीनियस हूँ। ऑफिस से निकलते हुए उसने काउंट कजार के एक्सप्रेशन को फिर से याद किया। क्या वो एक फादरली प्राइड की नजर थी? शायद फील्ड्स में भी पारिवारिक लगाव होता हो। शायद काउंट कजार मेरे पिछले जन्म के पिता से बेहतर निकले। लाइब्रेरी में दाखिल होते ही क्रिस ने अपने नए पिता से मन में वादा किया, मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा।